भारत की रियासत कर्नाटका में एक हिंदू एक्टिविस्ट हर्षा को मार दिया गया और इस तरह के वाकयात आए रोज़ होते रहते हैं। लेकिन अवेयरनेस बहुत क्रिएट हो रही है हिंदू बरादरी में भी कि ये आफ्टर ऑल जिहाद कब तक चलेगा, और इसके साथ साथ मुस्लिम बरादरी में भी अवेयरनेस हो रही है कि ऐसा नहीं चल सकता। और मुस्लिम एक्टिविस्ट भी आगे आ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये जो कम्युनल इश्यूज क्रिएट होते हैं ये ना हो, एटलीस्ट कम हो। इस पे बातचीत होगी आप सबके जाने पहचाने संजय डिक्सट भाई से, जिनका यूट्यूब चैनल बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही वाइब्रेंट हस्ती है। मेरे साथ इस वक्त जयपुर भारत से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। संजय भाई, आपका स्वागत करते हैं। वेलकम। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते मेरी तरफ से। ये बताइए संजय भाई कि इस वाकया पर सोशल मीडिया में एक गूंज है और इस तरह के वाकया जब भी होते हैं बात होती है, मगर ये लगता है कि चूंकि हिजाब रो के कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है और जैसे लगता है कि हिंदू बरादरी एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो खड़ी हो गई कि ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई टर्निंग पॉइंट आएगा भारत में, जो जिहाद का एक एटीट्यूड है वो कम होगा, थमेगा? देखिए, ये सारा का सारा जो मसला है वो वहीं जाके वही जिहाद पे ख़त्म होता है। आप भी जानते हैं कि जिहाद एक टूल है इस मुल्ला मौलाना क्लास के हाथ में, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हिंदू मारे जाएं तो ये विक्ट्री क्लेम कर लेते हैं, ये ट्रायम्फलिज्म में इंडल्ज करते हैं, और अगर मुसलमान मारे जाएं तो ये विक्टिमहुड प्ले करते हैं। तो इनके दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ कि इन्होंने किस तरह से एक तशद्दुद पैदा करके और गुजरात में दंगे कराए जब वो गोधरा में एक कुछ तीर्थयात्री लौट रहे थे अयोध्या से, उनकी ट्रेन पर आक्रमण करके और 76 लोग जो थे वो जिंदा जला दिए गए, जिसमें बच्चे और औरतें थी काफ़ी। और उसके फिर एक कहिए कि जो रिटेलिएशन कह लीजिए या उसका जो रिएक्शन है वो कह लीजिए, उसके बाद जो एक वो दंगे हुए, उसको सबको जो है वो आज तक उसको वो विक्टिम प्ले करते हैं, और जो उसका कॉज था उसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। ये भी बात नहीं करते हैं कि गुजरात में इस तरह का माहौल जो है वो उसके पहले ये समझ लीजिए कि 60s से बनाया जा रहा था। तो उसको लेके इन्होंने वो इनका जो एक पर्पस था, जो इनका जो उद्देश्य था वो यही था कि साहब कि हमारा जो फ्लॉक है उसको हम अपने कब्जे ले लें। वो जो आपके यहाँ तकलीद चलती है और जिसमें मुल्ला मौलाना का कहा जो है वो उसकी नकल करना ज़रूरी है, अकल का इस्तेमाल जो है वो मना है, उसको ये बार बार इस तरह से काम करके लेते रहते हैं। अब कर्नाटक में भी यही है। अब आप ये देखिए कि ये विद इन फरवरी कर्नाटक में 3 इंसिडेंट हो गए। एक कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से ये आज का वाकया है, 18 तारीख को एक दिलीप था, उसको लिंच कर दिया, और वो भी चूंकि वो हिजाब का सोशल मीडिया पे वो कर रहा था तो उसका भी ऑस्टेंसिबल कॉज वही था। उसके पहले वो शिवम्मा है, वो लेडी थी, उसके ऊपर अटैक किया। तो अब आप ये देखिए कि वही वाली बात मुझे याद आती है कि ये कौन सी माइनॉरिटी है। सरदार पटेल ने 25 मई 1948 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि ये कैसी माइनॉरिटी है जिसने मुल्क तकसीम करा लिया और कहती है कि हम बड़े कमज़ोर हैं। कि इस तरह की माइनॉरिटी को तो हम माइनॉरिटी कह ही नहीं सकते। और ये आप देखते हैं पूरे बड़े सगीर में, पूरा आप तारीख उठा के देख लें, उसमें यही दिखाई पड़ता है कि ये मुट्ठी भर हुआ करते थे और सारे जुल्म किया करते थे, और उसके बाद ये कहते थे कि साहब की जो काफिर है वो जालिम है, क्योंकि ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में एक आयत आती है 2.254 कि जो काफिर है वही जालिम है। तो ये तो इसी डेफिनेशन से चलते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्यों जुल्म हो रहा है? क्योंकि साहब ये देखिए साहब, इतने सारे यहाँ पर ये नॉन मुस्लिम है और ये इस्लाम कबूल नहीं करते, कितना बड़ा जुल्म है। तो अब एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जो इंडिया है उसमें रह के अगर इस तरह की जिद होगी तो आप समझ सकते हैं तो फिर हालात कहाँ जाएंगे।
देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि एटीट्यूड ये है कि जो काफिर हैं वो जालिम हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ेगा कि जालिम ये खुद हैं। एक तो इस एतबार से कि इनको बात ही समझ नहीं आ रही, दूसरा इनको कोई हक नहीं, जो भी ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं कम्युनिटी में, इनको कोई हक नहीं कि ये धर्म का कार्ड खेलें, धर्म को यूज़ करें। लेकिन आपके और मेरे कहने से क्या होगा? ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि ये यूज़ कर रहे हैं। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। अगर कोई इलाकाई मसले पे किसी मुस्लिम की हत्या हो जाए, जैसा कि मोहम्मद इखलाक का वाक़या हुआ, वो वहाँ के बहुत ही लोकल इश्यूज़ पे, उस पे पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन रही है कि मुस्लिम मॉब लिंचिंग हो रही है। मगर हिंदुओं की मॉब लिंचिंग अगर इसी रिसेंट ज़माने में देखा जाए तो ऊपर तले हो रही है, तो उसके क्यों हैशटैग नहीं चलते? क्यों दुनिया में अवेयरनेस ही होती? क्यों अमेरिका को, वॉशिंगटन पोस्ट को, CNN को क्यों पता नहीं चलता कि हिंदू मेजोरिटी की? आपने अभी सरदार पटेल को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि ये कैसा माइनॉरिटी का आलम है। वैसे भी मेरे नज़दीक कोई 180 मिलियन लोग हों, वो माइनॉरिटी तो नहीं होते, बहुत बड़ी तादाद होती है। तो ये आफ्टर ऑल इस पे फिर क्यों विरोध नहीं होता? नहीं, वो देखिए, जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस से बना है, वो मैं उसको ही बेसिकली मानता हूँ कि वो फ्लॉड है। वो फ्लॉड इसलिए है क्योंकि वो लगातार ये कहता है कि साहब की टेरर हैज़ नो रिलीजन। अब ये एक ऐसा एक शगुफा है पूरे दुनिया में, यहाँ तक कि जब 9/11 हुआ तो उसके बाद हमारे जॉर्ज बुश जो थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनको भी और कुछ नहीं सूझा, वो सीधे जाके मस्जिद में कहते हैं कि साहब की टेरर हैज़ नो रिलीजन। तो ये इस तरह की एक जो हिपोक्रेसी कह लें, या इसको हम कह लें कि आप डिनायल ऑफ टेरर कह लें, या इसको ये एक शुतुरमुर्गी व्यवहार कह लें, कुछ भी आप इसको कहिए, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को जो है, जो आपके सामने है, उसको आप वो नहीं कहेंगे, जब तक आप उसको टेरर नहीं कहेंगे, जब तक आप उसको उसकी रूट्स तक ट्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें ये जो पूरा जो आप ये अशराफ मुल्ला मौलानाओं का जो किरदार है पूरी दुनिया में इसको फैलाने में, और अपना जो एक वो उन्होंने एक सपना देख रखा है कि साहब की चूंकि वो अकेले हकदार हैं जन्नत जाने के लिए, बाकी पसमानदा और जिनको वो अजला फरजाल बोलते हैं वो तो जाएंगे नहीं, इनको ही जाना है। लेकिन इनको उनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करके और उसको पूरी दुनिया पे काबिज हो जाना है, और क्योंकि ऐसा किताब में लिखा हुआ है। अब किताब जो है उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता, ये भी एक समस्या है, किताब में बदलाव नहीं हो सकता, और इनको किताब को पूरी तरह से लागू करना है। तो भाई जो आज की दुनिया में ये तो देखना पड़ेगा ना कि किताब में जो लिखा हुआ है वो लागू हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, और दुनिया को भी देखना पड़ेगा कि भाई किताब पे बात करो। ये खाली जो है जहां से ये सब चीजें निकल रही हैं उस पे तो कोई बात करता नहीं, ये कह देते हैं कि साहब नहीं नहीं ये तो एक क्रिमिनल था, ये मिसगाइडेड हो गया। मिसगाइडेड कैसे हो गया? वो आपका जो अल बगदादी था वो तो इस्लामिक स्टडीज में PhD था। हमारे जॉर्ज बुश साहब उससे ज्यादा जानते थे क्या इस्लाम को? मुझे अभी भी याद आता है कि आपके ये आई थिंक वन ऑफ द नाहियान्स जो फॉरेन मिनिस्टर है UAE के, उनसे एक सवाल पूछा गया था, मैं कई बार इसको कह चुका हूँ, हो सकता है आपके यहाँ भी कहा हो, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ उसको। और उनसे किसी ने सवाल पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ओके लेट मी आंसर दिस। तो किसी और ने कहा कि साहब की वो ट्रांसलेशन अवेलेबल है कि नो नो आई वांट टू टेल यू दिस इन इंग्लिश बिकॉज आई वांट यू टू गेट इट एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड उन्होंने कहा कि as long as the West is politically correct, and as long as the West thinks that they know Islam better than us, then they are going to face
दिस प्रॉब्लम एंड उसके बाद मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं किया, बट उसका जो मजमून था वो ये था कि दैट यू आर गोइंग टू बी रन ओवर बिकॉज you are trying to pretend as if you understand Islam and you are trying to pretend that the problem does not exist. तो ये चीज जो है वो एक ऐसा आदमी कह रहा है जो खुद अरब में बैठा हुआ है और जिसको आप कह सकते हैं कि साहब कि वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ही सपोज्ड टू बी द मेन पर्सन इन इस्लाम को, जो इस्लाम की जो हायरार्की है व्हिच इज गिवन बाय द वे इन द डॉक्ट्रिन्स। लोग कहते हैं कि साहब कि इस्लाम में जो है वो बराबरी का है। मैंने तो आपके जो हनफी डॉक्ट्रिन्स पढ़े हैं, मैंने कूफू का डॉक्ट्रिन पढ़ा है। बाय डॉक्ट्रिन देयर इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर इज हायरार्किकल डिस्क्रिमिनेशन। बाय डॉक्ट्रिन ब्लेम करते हैं सब हिंदुइज्म को कि साहब कि यहाँ पर जात पात है, ये सब है। और मैंने चैलेंज थ्रो कर रखा है, देयर इज नो डॉक्ट्रिन। जो भी हुआ है दैट इज अ बिहेवियरल डिस्टॉर्शन, और यहाँ हमेशा से उन बिहेवियरल डिस्टॉर्शंस का रिफॉर्म्स होता आया है। उसकी 700, 800, 1000 ईयर्स हिस्ट्रीज हैं कि ये गलत हो रहा है, लेट अस रिफॉर्म दिस। वो अगर कैसे होता, अगर हैड देयर बीन अ डॉक्ट्रिन, तो वो लोग कैसे कहते जी देखिए, इस्लाम में चूंकि देयर इज अ डॉक्ट्रिन, especially Hanfi Islam mein, I know that the doctrine of Kufu exists. Because of that, they never talk about it. They always try to push it under the carpet. तो ये जो चीजें हैं, ये न सिर्फ दुनिया को बल्कि जो राइट थिंकिंग मुस्लिम्स हैं उनको भी स्क्वायरली फेस करनी पड़ेगी। और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मुझे लग रहा है कि अब एक मूवमेंट जो हो सकता है कि भी छोटा ही है, लेकिन वो शुरू हुआ है जिसकी हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे आज से 10 साल पहले। वो है और वो ग्राउंड पर है, और उसमें हमारे यहाँ जैसे कुछ छोटे छोटे मूवमेंट शुरू हुए हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स हैं, पसमानदा मूवमेंट्स हैं, और वो इस हेजिमनी के, ये जो अशराफ मुल्ला मौलाना हेजिमनी है, इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इंडियन स्टेट है, कम से कम में, और वेस्ट में भी, वेस्ट में इस्लाम के नाम पे इन्हीं लोगों को, ये जो हेजिमोनिस्टिक एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को आगे लाया जाता है, इन्हीं से बातचीत की जा सकती है, इन्हीं से राब्ता किया जाता है, इन्हीं से तकरीर करवाई जाती है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इन एलिमेंट्स को हम कंप्लीटली आइसोलेट करें, और ये सारा का सारा जो आपका ये जो तकलीद वाला जो मामला है उसको हम रैशनल डिस्कोर्स से रिप्लेस करें। ये तो जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं वही कर सकते हैं। और आफ्टर ऑल तकलीद इज नॉट गिवन इन द शरीयत, इट्स नॉट इन द कुरान, इट्स नॉट इन द हदीस, इट्स नॉट इन द सीरत। ये इन्होंने अपनी एक हेजिमनी कायम करने के लिए एक तौर तरीका निकाला हुआ है, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में तशद्दुद फैला रही है। देखिए, आपने बहुत सारी बातें की, सभी बहुत अहम हैं। मैं थोड़ी सी अपनी भी कमेंट्री आपके साथ शामिल करूंगा आपसे बातचीत को आगे लेकर जाते हुए। बात यह है कि जिस आप हेजमनी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हेजमनी ही मेरे नज़दीक मसला नहीं है, जो एक प्रिवेलिंग माइंडसेट है मैसेस में, वो मसला है। आपने कोट किया यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को, उन्होंने कहा पॉलिटिकल करेक्टनेस का मसला है जिसकी वजह से वेस्ट समझ नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ वेस्ट में रहते हुए कि वेस्ट में पॉलिटिकल करेक्टनेस तो है ही है, उससे ज़्यादा बड़ा मसला वेस्ट में वोट बैंक का है, जो भारत में भी हमेशा से रहा और अभी भी भारत में वो रहता है। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे ऑपोजिशन की हो, वो उनसे खेलती रहती हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा बड़ा मसला संजय दीक्षित भाई, वो यहाँ पर
ये है कि वेस्ट को कोई बहुत बड़ा खतरा नजर नहीं आता। वेस्टर्न पॉलिटिशियंस को वोट मिल रहे हैं, उनको कोई खतरा नजर नहीं आता। खतरा यहां पे जो है बुनियादी तौर पर वो हमारे जैसे जो प्रोग्रेसिव कोट अनकोट मुस्लिम्स हैं उनको है कि हम रैशनैलिटी की बात करते हैं, हम डिस्कोर्स की बात करते हैं, तकरीरों से बाहर निकल के एक डायलॉग की बात करते हैं, उनको ये खतरा है। तो वेस्ट कहता है ये 4-6 लोग हमारे लिए मैटर नहीं करते। तो आपका ये जो सवाल है कि वेस्ट को अब ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए क्या खतरा है। वेस्ट नहीं सोचेगा जो ग्राउंड रियलिटी है। भारत में मुझे इसका इम्कान नजर आता है कि भारत में इसकी मूवमेंट बन सकती है। आपने बात की कि वहाँ पे जैसे पसमानदा वाले हैं या और भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, वो अब अवेयरनेस उनके अंदर आ रही है कि इस तरह नहीं चलेगा। तो क्या वो जो होशमंदी का एलिमेंट है, आपको भारत के मुसलमान लीडरों में कोई आगे पनपता हुआ नजर आता है? नहीं, हैं कई कई सारे लोग हैं, जैसे हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, और हमारे जो कई नए उभरते हुए इमर्जिंग जो आपके पसमानदा लीडर्स हैं, और भी बहुत सारे जो हैं प्रोग्रेसिव लोग हैं जो हु डू नॉट वांट टू बी बाउंड बाय मुल्लाज तकलीद। उसको नकल नहीं करनी मुल्ला की, उसको अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैसेज में तो ये ड्रिल कर दिया गया है कि अगर तुम अकल का इस्तेमाल करोगे तो वो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि हम अल्लाह के एजेंट हैं। जो ये सारे मुल्ला अशराफ मुल्ला मौलाना बैठे हैं वो अल्लाह के एजेंट हैं, उन्होंने अपने को डिक्लेयर कर रखा है। और चूंकि वो इतनी लंबी इसकी परंपरा है, इतनी ट्रेडिशन है, तो लोग उनको मान बैठे हैं कि साहब कि ये अल्लाह के एजेंट हैं, और ये वहाँ रिकमेंड कर देंगे साहब के अल्लाह से रसूल से कि साहब इसको दोज़ख में भेज दो। और वो सारे के सारे जो आपके थियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो तो है ही है कि साहब एक ज़िंदगी है, उसके बाद तो हमेशा के लिए दोज़ख और जन्नत में जाना है। तो कोई भी आदमी हमेशा के लिए दोज़ख में नहीं जाना चाहता। ये इसीलिए आप देखते हैं कि हिंदुओं में ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको उनको पता है कि भाई अगर हम गलती करेंगे कोई तो हमारे पास और चांसेस हैं उसको रेक्टिफाई करने का। तो ये जो लार्जर इशू है इसको तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को ही बैठ कर सॉल्व करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं वो मुझे काफ़ी उम्मीद दिखाता है, क्योंकि ये सारा का सारा सिलसिला शुरू हुआ था अरब से। तो अगर अरब से ही इसके ठीक होने का हिसाब किताब शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बर्रे सगीर में पाकिस्तान का तो मैं कह नहीं सकता। मुझे लगता है इट इज़ बियॉन्ड रिडेप्शन, वो इट इज़ ऑलरेडी गॉन ओवर द टिपिंग पॉइंट, वो नो रिटर्न की स्थिति में चला गया। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विद अ बैलेंस्ड अप्रोच, जिसमें आपके जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं साम दाम दंड भेद, दैट इज साम इज रिकंसिलिएशन, दाम इज अल्योरमेंट, दंड इज पनिशमेंट, एंड भेद इज सबवर्शन। साम दाम दंड भेद जो पुरानी चाणक्य नीति हमारे यहाँ जो बोलते हैं, उसका उपयोग करके दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड। बट उसके साथ में वो दोनों चीजें हैं, दैट यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स स्क्वायरली, यू हैव टू completely dislodge these Ashraf Mullah Maulana who are just a minority of 5%. जब आप हिंदुओं में ये बात कर सकते हैं कि साहब के यहाँ जो अपर कास्ट डोमिनेशन है उसको खत्म होना चाहिए, एगैलिटेरियन आना चाहिए, तो व्हाई कांट यू टॉक अबाउट इट इन अमंग मुस्लिम्स? वो आपको कौन रोकता है भाई? अब इक्वालिटी और एगैलिटेरियन और सोशलिज्म जो है वो सारा का सारा हिंदुओं में ही होना चाहिए, मुसलमानों में नहीं होना चाहिए। या अशराफ मुल्ला मौलाना किस चीज़ की ठेकेदारी लेके बैठे हुए हैं जो उनको ठेकेदार मान के आप उनके साथ ट्रीट करते हैं? इनकी सारी पार्टीज, चाहे बीजेपी हो और चाहे बाकी कोई पार्टी हो, उसमें सारे जितने भी टॉप पोजीशंस हैं वो सब यही लोग होल्ड करते हैं। न केवल होल्ड करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और सब कुछ। और कोई अगर मान लीजिए कोई बैकवर्ड जो है किसी पोजीशन पे पहुंच जाए तो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अकबर इलाहाबादी का फेमस शेर है कि क्या खाक उर्दू तरक्की करेगी, अब जुलाहे भी शेर कहने लगे या फिर अब जुलाहे भी शायरी करने लगे। तो ये इस तरह की तो ये एटीट्यूड्स हैं। लेकिन बस वही है कि साहब की वो जन्नत का और दोज़ख का डर दिखा दिखा के दुनिया को डराते रहते हैं। और फिर उसमें आपके यहाँ है भी यही कि साहब की आपको के साहब के अल्लाह के राइट्स हैं कि साहब ही इज़ द ओनली वन टू बी वर्शिप्ड,
ही इज टू बी फियर्ड। ये जो फियर का कॉन्सेप्ट है ये हिंदुइज्म है ही नहीं। कि आपको ईश्वर से डरना है, ये तो है ही नहीं। ईश्वर इज योर पार्ट, ईश्वर इज आपके अंदर है, आपके बाहर है। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्दंत के, नजदीक भी है, पास भी है, दूर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। वहां तो इस तरह का ये डर वाला बात होती ही नहीं कि ही कैन बी योर फ्रेंड, ही कैन बी योर व्हाट इज कॉल्ड, एक बड़ा एक श्लोक आता है जो एक हमारे यहाँ, मैं सुना देता हूँ। ये वैसे तो एक कहानी के रूप में ही है जी, लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। साहब हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा कि तुम अपने को कैसे देखते हो मेरे प्रति, व्हाट इज योर फीलिंग टुवर्ड्स मी। तो वो आता है कि साहब की देह बुद्ध्या तु दासो हम। देह बुद्धि यानी फ्रॉम दी, जो मेरी ग्रॉस जो इंटेलेक्ट है उससे तो मैं आपका दास हूं। बाय द वे, दास इज नॉट स्लेव है, बिकॉज दासत्व इज वॉलंटरी। इट इज नॉट लाइक द गुलाम ऑफ व्हाट वी हैव इन द मिडिल ईस्ट। गुलामी जो है वो फोर्स्ड है, और उसके लिए पूरी पूरी मैंने बाय द वे फतावा आलमगीरी ट्रांसलेट करवा दी हिंदी में, एक वॉल्यूम हो गया। तो उसमें वो गुलामों वाला कि गुलाम कैसे आजाद हो सकता है, वो वाला चैप्टर भी है उसके अंदर। तो देह बुद्धिया दासो हम, देह की बुद्धि से तो मैं आपका दास हूं, और जीव बुद्धिया त्वदांशकः, जीव की बुद्धि से मैं तुम्हारा अंश हूं, आपका अंश हूं, दैट इज आई एम योर पार्ट। तो आप देख रहे हैं ना कि फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कैसे जीव बुद्धिया त्वदांशकः आत्मबुद्धिया त्वमेवा हम, और आत्म बुद्धि से यानी जो फ्रॉम द हाईएस्ट विजडम, सो द लुकिंग एट द हाईएस्ट पर्सपेक्टिव, आई एम यू, मैं भी आप ही हूं, आप मैं हूं, मैं आप है। तो हमारे यहाँ तो ये पर्सपेक्टिव्स की बेसिस पे चलता है, इसलिए कहीं इस तरह की कोई तकलीफ किसी को आती नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि जब यहाँ पे क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियन थियोलॉजी आई, और उन्होंने थेफ्ट उनके यहाँ सबसे बड़ा आ गया। थेफ्ट वैसे तो एब्राहमिक रिलीजन्स में यहाँ भी बहुत बड़ा हुआ है। तो अब वो जब उसका जो थेफ्ट का जब उन्होंने लगाया तो हमारे यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि जो पूर्णावतार कहे जाते हैं, पूर्णावतार मतलब दी हाईएस्ट अवतार, बिगर देन श्री राम, इज श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण क्या है कि श्री कृष्ण जो है वो माखन चोर हैं, वो चित चोर हैं, और वो रणछोड़ हैं। अब इसको समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो लॉजिक ही अलग है, वो बाइनरी लॉजिक में चलते हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। जो लोग कहते हैं ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, हमारी आपकी गुफ्तगू इसके ऊपर हो चुकी है, और मैं बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। जब तक आपके टाइम कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, आपके लॉजिक कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव्स अलग ही होंगे, नेसेसरली अलग होंगे। आप उस दृष्टि से देख ही नहीं सकते चीज़ों को। तो मैं यही आप अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि एक जिंदगी है तो आपकी एटीट्यूड अलग होगी, यदि आपके पास मल्टीपल लाइव्स हैं तो आपकी एटीट्यूड अलग होगी। यदि आपके पास मल्टी वैल्यूड लॉजिक है, जैसे मैंने आपको भगवान कृष्ण के संदर्भ में बताया या हनुमान जी के संदर्भ में बताया, तो आपका
जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अलग होगा, और आपका सिर्फ बाइनरी प्रोसेस है जिसमें दी ओनली प्रूफ इज द बुक, आपको जो बुक में लिखा है वो सही है, जो मौलाना ने कह दिया वो सही है, बाकी सब गलत है, तो उसमें आपको अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना है। यू डोंट हैव टू यूज योर रैशनल फैकल्टीज, यू जस्ट हैव टू टेक व्हाट इज हैंडेड ओवर टू यू। तो वो हैंडेड डाउन विजडम की बेसिस पे जिसको चलना है, तो उसकी एटीट्यूड्स, पर्सपेक्टिव सब कुछ अलग हो। अब हमारे लोगों ने ये कह कह के ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम ऐसा भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, विशेषकर हिंदुओं में, कि वो सारा का सारा वो भाई सच बोलो। मैं ये कहता हूँ कि भाई सच बोलो, स्टेट क्लियरली दैट ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, एक्सप्लेन टू पीपल व्हाई दे आर नॉट द सेम। अगर उनको समझ में आएगा व्हाई दे आर नॉट द सेम, तो हो सकता है कि वो रिकंसिलिएशन कर ले, समझ जाए, मुस्लिम्स भी समझ जाए, हिंदू भी समझ जाए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बीमारी है। सारे धर्मों के लोग दुनिया भर में रहते हैं, लेकिन जो निज़ाम होता है ज़िंदगी का, वो उस निज़ाम को फॉलो करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम कनाडा में हैं तो हम कैनेडियन सेटअप को, कैनेडियन एक जो निज़ाम है उसको फॉलो करेंगे। अपने अपने घर में जो भी हमारा रिलीजन है हम उसको प्रैक्टिस कर लें, कोई इसमें बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। भारत में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि भारत की जो ज़िंदगी है वो हर कंट्री की तरह भारतीय समाज है, भारतीय सिविलाइजेशन है। लेकिन भारत में वोट बैंक के चक्कर में ये इनकरेज किया गया ड्यूरिंग द पास्ट 70 ईयर्स कि जनाब सब बराबर नहीं है, हमें आप वोट दें, आप अलग से हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं और बहुत बढ़िया हैं डिफरेंट होके, आप हमें वोट दें, तब हम आपकी जो डिफरेंट शनाख्त है उसको कायम रखेंगे। और अभी आपने पीछे कहा कि सेकुलरिज्म के लिए दुनिया हिंदुओं से तो मुतालबा करती है कि आप सेकुलर हो जाओ, लेकिन बाकी कम्युनिटी से ये नहीं कहती कि भाई आपको भी तो सेकुलर होना है। अगर आप एक सेकुलर मुआशरे में रहना चाहते हैं, आप भले से अपनी नमाज पढ़ें, आप भले से अपने भजन गाएं, आप भले से अपनी गुरु ग्रंथ साहब को सलाम करें, लेकिन आपको निज़ाम में तो सेकुलर होना है। तो ये जो सेकुलरिज्म की डिमांड की जाती है भारत से सुबह शाम कि भारत अब उस तरह सेकुलर नहीं रहा, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, डेमोक्रेसी सेकुलर है, पूरा का पूरा निज़ाम सेकुलर है, तो जवाबन कोई नरेटिव क्यों नहीं आता कि भाई जो हमसे डिमांड कर रहे हैं वो कितने सेकुलर हैं? ये सवाल क्यों नहीं उठता? और वो जो पत्रकार बार बार कहते हैं सोशल मीडिया पे और हर जगह पे कि जी हमारे सेकुलरिज्म को खतरा है, उनसे ये पूछा जाए कि आपके अंदर कितना सेकुलरिज्म है? ये सवाल कब उठेगा? जी आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें भी भारी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जब सेक्युलरिज्म की बात होती है तो सेक्युलरिज्म बेसिकली इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेट। स्टेट इज रिक्वायर्ड टू बी सेक्युलर। हम और आप हमारे रोज की आम की जिंदगी में हमें सेक्युलर नहीं होना है, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड है। अकॉर्डिंग टू ऑल लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस, also according to the Indian constitutions, we have both the freedom of conscience and right to practice, profess and propagate religion. This is the exact term. अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है और वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं। इनफैक्ट इट इज़ क्वाइट एजुकेटिव, और वो चूंकि यूट्यूब पे भी है तो आपको भी वक्त लगे तो आप उसको देख लीजिएगा कि क्या उस पर ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। और उसमें जो वो लाया जा रहा है ज़बरदस्ती की साहब की, जो आपके जो सेक्युलर प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप हमारे आर्टिकल 25 और 26 पढ़ें, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। और चूंकि ये भी है कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी तब भी यही आया था कि भाई हाँ ठीक है, वी विल गिव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मगर इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई एक दूसरे को दबा ले, क्योंकि हमारा पूरा एक्सपीरियंस ही यही था कि साहब की एक सेक्शन ने कहा कि साहब हम दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, और ऑन दैट ग्राउंड दे वन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री ले गए और यहाँ से सिर्फ 20% वहाँ गए, 93% ने उसका सपोर्ट किया जो इलेक्शंस हुए, और सिर्फ 20% नए मुल्क में गए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो इस वक्त है। अम्बेडकर ने तो कहा था कि भाई पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लो, आप पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लोगे तो थिंग्स विल सेटल डाउन। लेकिन वो खैर मेरी किताब यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस्ड है अनब्रेकिंग इंडिया में। बाय द वे आपके दर्शकों को मैं बता दूं, जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हो तो उसका हिंदी एडिशन भी आ गया है,
और वो भी नंबर 1 बेस्ट सेलर पे चला गया था। कल देखा था मैंने, आज देखा नहीं मैंने दोबारा। तो ये जो सेक्युलरिज्म का जो ये बनाया जाता है, तो वो सेक्युलरिज्म इज फॉर द स्टेट टू बी सेक्युलर। स्टेट को अपने फंक्शंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उसको सेक्युलर होना है। जो सेक्युलरिज्म जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से भी, वो पूरा का पूरा जो एट्रीब्यूट है वो स्टेट का है। अब बहुत सारे हमारे जितने भी लिबरल्स, अगर आप उनके ट्वीट्स वगैरह देखें, लिबरल्स, मैं तो उनको पंचमक्कार बोलता हूँ, पांच मक्कार। तो वो जो 5 मक्कार हैं वो मैंने कर रखे हैं: मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉलेज चिल्ड्रन एंड लिटियंस मीडिया। तो ये हमारे 5 मक्कार हैं। तो ये जो हैं, ये हमको आपको तंज कसेंगे कि भाई यू आर नॉट सेक्युलर। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेक्युलर भाई। इन माई पर्सनल अफेयर्स आई एम फुल्ली इंटाइटल्ड to have religious views. Where is the problem? ये तो मैं, मान लीजिए कोई सरकारी मुलाजिम हूँ या मैं कोई कॉरपोरेट हूँ या कुछ उसमें हूँ, मेरे जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें वो मेरी रिक्वायरमेंट है, दैट इज माई ऑब्लिगेशन। ये मतलब थोड़ी है कि साहब की नहीं, सेक्युलर का मतलब है कि साहब की यू सबमिट टू दी अदर पर्सन्स व्यू, नॉट एट ऑल। तो ये जो सेक्युलरिज्म का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन जो चलता है इंडिया में, वो भी एक समस्या है। देखिए, वो तो एक समस्या है ही है, लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा। कम्युनिटीज़ को तो अपने अंदर सेकुलर होना होगा। जैसे हम मुस्लिम समाज की बात करें, वो डिमांड करते हैं कि पूरा भारतीय समाज उनको सेकुलर आंख से देखे, सेकुलर तरीके से ट्रीट करे। तो कम्युनिटी को इटसेल्फ भी तो सेकुलर होना होगा अपने बिहेवियर में। इंडिविजुअल भले से ना हो, इंडिविजुअल की और होती है रिक्वायरमेंट। वो अगर गवर्नमेंट की पोजीशन में नहीं है, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं कर रहा, तो वो अपने जिस तरह के भी उसके रिलीजियस फेथ्स हैं वो उसके मुताबिक चल सकता है। लेकिन जब वो दुनिया में लोगों से डील करेगा तो दूसरे से तो वो एक्सपेक्ट करता है, आपसे तो एक्सपेक्ट करता है कि संजय दीक्षित जी का हिंदू फेथ है, मेरे साथ सेकुलरली डील करें, तो उनको भी तो सेकुलरली डील करना होगा। ये भी तो एक नुक्ता है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे कि भाई आपस के जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उसमें तो आपको इक्वल बेसिस पे सबको डील करना पड़ेगा। आप अगर ये देखें, जो ये पूरा केस चल रहा है, इट इज अ केस स्टडी इन सेल्फ, और उस पर जो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, और वो आर्ग्यूमेंट बेसिकली आर्ग्यूमेंट किया गया कि साहब की हिजाब जो है इज एसेंशियल पार्ट ऑफ माय रिलीजन। क्यों? क्योंकि वो कुरान में लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा, और इनफैक्ट वन ऑफ द जजेस आल्सो आस्क्ड, जज ने पूछा कि is whatever written in the Quran an injunction? क्योंकि अगर कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है तब तो साहब जिहाद तो फर्ज है, उसमें लिखा हुआ है जिहाद फर्ज है। और आपके आयतो सैफ तो कहती है कि साहब की तलवार लेकर और पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना भी फर्ज है। और बहुत जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि साहब की टेरर फैलाना भी फर्ज है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो भाई भारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आज यही आर्गुमेंट हो रहा था कि साहब की तेरा एटलीस्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट हैं इंडिया में, जिनमें ये लिखा हुआ है कि सब कुछ कुरान में लिखा हुआ जो है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं माना जा सकता। जैसे एक जजमेंट तो यहाँ तक है जिसकी बेसिस पे आपके बाबरी मस्जिद वाला फैसला हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि नमाज इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस, लेकिन ऑफरिंग नमाज इन अ मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। जैसे आपका
somebody claim कि भाई हमें जो है वो बकरा काटना हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट सेड नो, इट कैन बी रेगुलेटेड, इट शैल बी रेगुलेटेड। आप अपनी मर्जी से जाके सड़क के ऊपर बकरा नहीं काट सकते, देयर विल बी रेगुलेशंस। और यही जो है वो सिविलाइज्ड जो सोसाइटी है वही इसके नॉर्म्स है। तो इसी तरह से ड्रेस वगैरह जो है वो सब इसी में आते हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये पचड़ा इसलिए फैलाया है क्योंकि ये पूरी तरह से रेडिकलाइज करके कम्युनिटीज को, और वो उनको आपस में लड़ाना चाहते हैं। उससे जो है भले हिंदू मरे और भले मुस्लिम मरे, दोनों तरह से ही जो अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास है उसका पर्पस हल होता है। जी, आप कहते हैं कि उसका पर्पस हल होता है उन लोगों का जिनके पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनकी रिलीजियस दुकानदारियां हैं, तो उनका तो पर्पस इसमें हल होता है। लेकिन ये जो हर्षा वाला वाक़या हुआ, जिस नौजवान को जिस जुल्म बर्बरियत के साथ मारा गया, और इस तरह के वाक़यात ना रुकने वाले हैं, होते रहते हैं, इनको रुकना चाहिए। तो इस पे आपको क्या लगता है कि क्या रिएक्शन बिल्ट होगा? चूँकि मुझे इस बार सोशल मीडिया पे बहुत गूंज दिखाई दे रही है, चूँकि जो आज जो वाक़या होता है वो कल होने वाले वाक़ये से ज़्यादा लोग उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन फिर आप कैसे देखते हैं आगे? देखिए, ऐसा है कि लगभग मिड जनवरी से लेके 1-2 मेरे सामने लिस्ट है, मैं उसे देख रहा हूँ। 17 जनवरी हीरालाल गुजराती 38-year-old Dalit brutally killed by Irfan Siddiqui and his brother Sanu in Delhi Sultanpuri area. 25 January एक किशन भरवाड़ इन गुजरात। क्यों? क्योंकि he said that Krishna is the greatest। अब वो कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट, तो उसको लेके मुफ्ती साहब ने फतवा जारी कर दिया कि ये साहब ये गुस्ताखी हो गई, और उनके कुछ चेलों ने जाके उसका कत्ल कर दिया। अब वो मुफ्ती साहब ने तो पूरी किल लिस्ट जारी कर रखी थी। फिर आप ये देखिए कि 6 फरवरी को फिर एक मॉब लिंचिंग ऑफ यंग हिंदू बॉय फॉर टेकिंग पार्ट इन सरस्वती विसर्जन इन झारखंड, रूपेश पांडे। फिर 8 फरवरी को उसके पहले 3 फरवरी को एक 60-year-old लेडी 25-year-old सन इन कर्नाटका फॉर शेयरिंग अ व्हाट्सएप पोस्ट अगेंस्ट हिजाब, सरोजम्मा एंड नवीन, उनके ऊपर अटैक होता है। फॉर्चुनेटली दे वर नॉट किल्ड। फिर उसके बाद अभी बांग्लादेश में देयर हैज बीन अ ग्रूसम मर्डर ऑन 8th of February where 6 brothers were killed. Why? Because they wanted to build a temple. और बांग्लादेश is a secular state which has an official religion. तो वहाँ पे आपको मंदिर बनाने पर रोक नहीं है। वहाँ पे मंदिर बनाने के अपराध में लोगों को मार दिया गया। 11th February again in Karnataka, a lynching of a man in Karnataka for sharing a WhatsApp status against hijab, Dileep. Then latest is 20th February, this Harsha. तो ये एक महीने के अंदर अंदर के ये किस्से हैं। तो नेचुरली जो पानी है वो सर के ऊपर से निकल गया है। ये एक अखलाक जो हुआ था पता नहीं कितने साल पहले, उसको लेके आज तक रोते रहते हैं। स्ट्रेंजली वन सुप्रीम कोर्ट जज Madan Lokar, who recently retired, yesterday he was waxing eloquent against hate speech कि साहब hate speech बहुत है और ऐसे किसी ने कह दिया, उसे किसी ने कह दिया। तो I wrote on tweet के भैया उन्होंने तो मान लो, हालांकि उस पर भी अलग अलग वर्जन है, उन्होंने तो स्पीच ही दी थी ना। यहाँ तो किलिंग्स हो रही हैं, किलिंग्स पे किलिंग्स हो रही हैं। I have a list of in the last 5 years more than 150
Hindu boys and girls lynched, and what is called Hindu girls trapped by false identity, by posing as Hindus, using false identities, वो सब हो रहा है. उस पर आपका एक लफ्ज नहीं निकलता. You have to be absolutely intolerant against intolerance. अगर आप इंटॉलरेंस के खिलाफ इंटॉलरेंट नहीं हुए तो जो इंटॉलरेंट लोग हैं वो सारी टॉलरेंस कम्युनिटी से ख़त्म कर देंगे. देखिए, बात ये है कि आप तो एक फिलॉसफिकल नोशन दे रहे हैं कि इंटॉलरेंस को इंटॉलरेट करना चाहिए, लेकिन एक बच्चा 26 ईयर ओल्ड हर्षा वो मारा जाता है और हमें वेस्टर्न प्रेस भी खबर कहीं ढकी छुपी ये दे रहा है कि एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से तल्लक रखने वाला शख्स जो है वो मारा गया, और वो ये खबर भी बहुत कहीं कहीं ढकी छुपी आ रही है, इस पर कोई बात नहीं हो रही. तो आप बता रहे हैं कि फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आपके पास तो 150 हिंदुओं की लिस्ट है जो मॉब लिंचिंग में मारे गए. हाँ, बढ़ गई होगी. इट मस्ट बी अबाउट 175 नाउ. 150 तो 3-4 महीने पहले जी. और अभी जो आप सिर्फ एक महीने के नंबर्स दे रहे हैं वो भी इतने अलार्मिंग हैं. अटैक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और इस पे दुनिया को पता नहीं और कोई नैरेटिव नहीं है भारत की तरफ से. और दूसरी तरफ कोई एक वाकया किसी भी वजह से हो जाए जो दुख भरा है, उस पे पूरी दुनिया का प्रेस चीख उठता है. और आपकी कम्युनिटी में, आपके यहाँ हर रोज एक तरह से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और उस पे कोई नैरेटिव नहीं है. तो नैरेटिव की ये जो कमजोरी है ये भारत सरकार पे जाती है, बीजेपी पे जाती है, या सभी पे जाती है? सभी पे जाती है, सभी पे जाती है. ऑल आर इक्वली गिल्टी. बीजेपी का ये काम था आफ्टर दे केम टू पावर, 8 साल होने वाले हैं उनको, कि दे शुड हैव गॉट होल्ड ऑफ द नैरेटिव. दे हैवंट गॉट होल्ड ऑफ द नैरेटिव. और नैरेटिव बनाने का काम आप जैसे और हमारे जैसे लोग कर रहे हैं. हमारी तो अपनी लिमिटेशंस है ना. हमारी रीच जो है वो स्टेट जितनी तो नहीं हो सकती. स्टेट जो है वो ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जिसमें हम फ्रीली अपनी बात कर सकते हैं, दैट्स ऑल. लेकिन स्टेट की जो नैरेटिव बिल्डिंग कैपेसिटी है वो हमसे हजारों दर्जे ज्यादा है. वो जो है वो वेस्ट की तरफ देख के चलेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा. लुक एट इजराइल, वो परवाह करता है क्या दुनिया की? लुक एट चाइना, वो परवाह करता है क्या दुनिया की? फिर चाइना इज एक्सट्रीम एग्जांपल क्योंकि वो दैट इज अ डिक्टेटरशिप. बट लुक एट इजराइल, दैट इज सपोज्ड टू बी ए लिबरल डेमोक्रेसी. वो दुनिया की परवाह करता है क्या? नहीं करता. वो अपनी लॉबिंग करता है. वो इजराइल के खिलाफ यूएन में मेरे ख्याल से जितने वोट्स पड़े होंगे आज तक उतने किसी के खिलाफ नहीं पड़े होंगे. लेकिन they still do what they need to do to preserve their nationhood, and not just in the short term, in the long term. उसी तरह से वो कर रहे हैं. और India, if anything, it has to learn from Israel. It has nothing to learn from the US. जो US तो अपनी ऐसी तैसी करा के बैठा हुआ है. कनाडा अपनी ऐसी तैसी करा के बैठा हुआ है. उनकी जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है वो दैट इज एट अनदर लेवल. मतलब इंडिया तो उसके आसपास नहीं आती उनकी जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है उसके. तो अब हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हमें कैसे करना है, उसके लिए हमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स से और वॉशिंगटन पोस्ट से और गार्जियन से. ये एटीट्यूड तो बिल्ड करनी पड़ेगी. और फॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, मिस्टर डॉक्टर जयशंकर, ही इज वेरी forthright about it, and he just calls a spade, and that might make him unpopular abroad, but that makes him very popular in India. That's what matters. तो मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा, एक सेंसिटिव क्वेश्चन. आप खुद ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी टॉप पोजीशन में रहे, तो ये जो तब्दीली है नैरेटिव की, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया आउटलेट आपका आए, कोई दुनिया को पता चले कि भाई भारत की जो
बड़ी, सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन है, जो उसको ख़तरात हैं, उसका नैरेटिव सामने आए। इसके ना आने में अभी तक ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा कसूरवार है या पॉलिटिशियन ज़्यादा कसूरवार है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो जो पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो उसको डायरेक्शन देगी वो उस हिसाब से कर लेगा। ब्यूरोक्रेट्स जनरली आर वेरी गुड इन फॉलोइंग दी ऑर्डर्स। ये उनकी बाय ट्रेनिंग यही है कि भाई जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे उसको आप करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम अगेन आई थिंक एज अ होल जो सारी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनकी सबकी ये प्रॉब्लम है कि जो लीडरशिप ऊपर आती है उसको क्या ऑर्डर देना है, क्या पॉलिसी बनानी है, उसकी तमीज नहीं होती। तो होता क्या है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस स्टेट गवर्नमेंट्स में ये रहा है कि पॉलिसीज तो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उसमें जो हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस मुलव्वस रहते हैं। तो बजाय इसके कि पॉलिसी पे ध्यान दे, कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है पॉलिसी बनाने की, तो वो विली नीली फिर ब्यूरोक्रेट को तो लगा देता है पॉलिसी बनाने में, खुद लग जाता है ट्रांसफर पोस्टिंग करने और लार्जेस्ट बांटने में, विच इज नॉट सपोज टू बी हिज कोर फंक्शन। उसका कोर फंक्शन तो कुछ और ही है। और ये प्रॉब्लम सभी जगह है। जो हमने वो वी हैव सीन दैट सीरियल यस मिनिस्टर, हमने सबने देखा है। तो उसमें हालांकि इट्स कॉमेडी, बट उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जो मिनिस्टर को दिखाते हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल शुरू में कैसा वो होता है और कैसे ब्यूरोक्रेसी उसका फायदा उठाती है। अब ब्यूरोक्रेसी इज बेसिकली फॉर स्टेटस को, उसका काम ही स्टेटस को प्रिजर्व करना है। जो कोई यदि सोचते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैन बी ए स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, आई थिंक देयर होप इज कंप्लीटली मिसप्लेस्ड। ब्यूरोक्रेसी तो स्टेटस को बनाए रखने के लिए होती है। अब ये काम पॉलिटिशियन का है। जैसे मैं बताऊं आपको, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, मैंने इनको गुजरात में एज चीफ मिनिस्टर देखा है, and I haven't seen any person who used the bureaucracy more skillfully. जितना स्किलफुली उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को यूज किया उतना बहुत कम लोग ने किया है। अब सेंटर में आने के बाद में आई हैव सीन कि वो जो उनकी कैपेसिटी थी उसमें कुछ कमी आई है। हालांकि अभी भी बहुत सारी जो आपके जो हैं नंबर ऑफ स्कीम्स और वो सब जो हैं वो उन्होंने करवाई हैं। दे इज डेफिनेटली रनिंग अ मच मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी जो ट्रेनिंग है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर हावी हो रही है सेंटर में। ये प्रॉब्लम लगातार हमें देखने में आ रही है, जो हमें गुजरात में इनके अंडर में देखने में नहीं आती थी। आई थिंक जस्ट नीड्स टू बी रिमाइंडेड कि साहब आप जैसे गुजरात चलाते थे वैसे आप इंडिया चलाएं, और उस टाइम ये नैरेटिव सेट करते थे। अभी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्रेस के साथ में ये कुछ इमेज कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं या कुछ इस तरह का हो गया है, जिसके कारण जो है थोड़ी सी समस्या आ रही। बट लास्ट 2-3 days व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग अबाउट टेररिज्म हैज़ बीन वेरी हार्टनिंग। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो आपको लगता है, बिल्कुल आखिर में ये भी हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या उनके जो कोर लोग हैं और ख़ास तौर पर फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर, उनकी मैं भी बहुत कदर करता हूँ, क्या कोई इंटरनेशनल नैरेटिव बनाने के लिए कोई क्विक स्टेप्स लेंगे या इसको भी स्टेटस को पे ही छोड़ देंगे? देखिए, इंटरनेशनल नैरेटिव तो तब बनेगा जब आप अपना जो डोमेस्टिक नैरेटिव है वो पहले उसके ऊपर सेटल हो जाएंगे। अभी तक तो पूरी तरह से डोमेस्टिक नैरेटिव ही नहीं सेटल किया। अब जाके कहना शुरू हुआ है कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ये मैंने पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुना है, एंड दैट इज वेरी हार्टनिंग, क्योंकि दैट इज द नैरेटिव दैट विल अल्टीमेटली वर्क।
क्योंकि जब आप डोमेस्टिकली ये खुद कन्विंस हो जाएंगे कि यू आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट, तभी तो आप दुनिया को बता पाएंगे कि यू आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट। तभी तो आप जो है वो यूरोपियन नेशन स्टेट से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तभी तो आप ये कह पाएंगे कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया डिड नॉट अराइज इन 1947। बहुत बहुत शुक्रिया संजय डिक्सर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और हम आइंदा भी चाहेंगे कि आपसे इसी तरह बिला तकल्लुफ़ कैंडिड डिस्कशन करते रहें। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे आप संजय डिक्सर साहब की। उन्होंने जो इस वक्त के बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, भारत में जिस तरह का हिजाब रो पॉलिटिकल लेवल पे चल रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है, वो एक बहुत ही दुख भरा सानहा है, और हमें इस एस्पेक्ट को ज़रूर वाज़े करना चाहिए। और जहां नैरेटिव की बात होती है तो संजय डिक्सर साहब भी नैरेटिव को सामने लाने में पीछे नहीं हटते, और हमारी भी कोशिश होती है कि नैरेटिव के मामले में जो सच है उसको सामने लाया जाए। आप टेक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम नैरेटिव की जो बात करते हैं, जो भारतीय सरकार से ये उम्मीद करते हैं, या भारतीय नजाल लोगों से जो अपील करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का मीडिया आउटलेट हो, हमने उस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है अपने ही थोड़े रिसोर्सेज के साथ। आपका साथ होगा तो हम इस प्रोजेक्ट को और आगे लेकर चलेंगे। आज का तजिया मेरे साथ और संजय डिक्सर जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.